Today in this video we will discuss about the centralization and decentralization. Our chapter 5 class 12 organizing subject business study. लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था अबाउट द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. तो वहाँ पर फॉर्मल और इनफॉर्मल में हमने डिस्कस किया था कि किस कंडीशन में फॉर्म एक फॉर्मल वे में वर्क करती है और किस कंडीशन में फॉर्म इनफॉर्मल वे में इन्वॉल्व हो जाती है. जब वहाँ पर वर्कर्स और एम्प्लॉयज़ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं तो वो फॉर्मल वे में वर्क कर रहे होते हैं. अगर वही रूल्स एंड रेगुलेशंस को वो कंडम कर रहे होते हैं तो वो इनफॉर्मल में आ जाते हैं. ठीक है, यहाँ पर हम बात करेंगे अबाउट द सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. इसमें कह रहा है डिसीजन मेकिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ और फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. जो डिसीजन लेना होता है वो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है किसके लिए? मैनेजमेंट के लिए, या कह सकते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है किसके लिए? मैनेजमेंट के लिए. इसमें कह रहा है ईच ऑर्गेनाइजेशन हैज इट्स ओन प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग. हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना अलग प्रोसेस है, अपनी अलग प्रक्रिया है किसके लिए? फॉर द डिसीजन मेकिंग. ठीक है, इसमें कह रहा है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन आर रिलेटेड टर्म्स. जो सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन है वो एक दूसरे से रिलेटेड टर्म्स हैं. ठीक है, एज एन ऑर्गेनाइजेशन यूज बोथ द पॉलिसीज, जिससे कि और एक ऑर्गेनाइजेशन दोनों ही पॉलिसीज को यूज करती है. सेंट्रलाइजेशन को भी यूज करेगी और डिसेंट्रलाइजेशन को भी यूज करेगी. इन शॉर्ट कहने का मीन्स क्या है कि जो डिसीजन मेकिंग है वो कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसके लिए? एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जिसके बेसिस पर क्या है एक ऑर्गेनाइजेशन अपने ओवरऑल एक्टिविटीज को परफॉर्म करती है फ्रॉम द डिसाइडिंग टू प्लानिंग अबाउट द टास्क एंड टिल टू द कंप्लीशन ऑफ द टास्क. जो भी टास्क डिसाइड करा गया उस टास्क की प्लानिंग से लेकर के उसको कंप्लीट करने के लिए. ठीक है, उसमें टाइम टू टाइम कहीं ना कहीं बहुत सारे डिसीजंस की रिक्वायरमेंट होती है. तो वो डिसीजंस ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन यूज किए जाते हैं. अब हम बात करते हैं अबाउट द सेंट्रलाइजेशन. व्हाट इज द सेंट्रलाइजेशन? सेंट्रलाइजेशन क्या है? इसमें कह रहा है सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटीज रेफर्स टू सेंट्रलाइज ऑफ द डिसीजन मेकिंग पावर एट टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट. मतलब सेंट्रलाइजेशन का मीन्स क्या है कि जो भी डिसीजंस लिए जाएंगे इन एन ऑर्गेनाइजेशन वो ओवरऑल डिसीजंस किसके थ्रू लिए जाएंगे? थ्रू द टॉप लेवल मैनेजमेंट. ठीक है, या जो भी पावर और अथॉरिटीज होंगी वो किसके हाथ में होंगी? इन हैंड ऑफ द टॉप लेवल मैनेजमेंट. टॉप लेवल मैनेजमेंट के हैंड में ओवरऑल अथॉरिटीज और रेस्पॉन्सिबिलिटीज वो पावर एंड अथॉरिटीज होंगी. ठीक है, इसमें कह रहे एन सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन. एक सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन organization managers at lower level have limited role in decision making. ठीक है, एक सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें जो भी मैनेजर्स होते हैं एट लोअर लेवल, जो लोअर लेवल के होते हैं, लोअर लेवल और मिडिल लेवल. हमारे उसके बाद में आपका मैंने बताया था, लास्ट टाइम भी बताया था, यहाँ पर 3 लेवल्स में हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड करते हैं: टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल. तो जो भी यहाँ पर इस ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रलाइजेशन, जब हम सेंट्रलाइजेशन की बात करेंगे तो जो टॉप लेवल है वो ओवरऑल डिसीजंस लेगा. ठीक है, यहाँ पर इसका कोई रोल नहीं है और इसका कोई रोल नहीं है. ना तो मिडिल लेवल का कोई भी रोल रहेगा फॉर द टेकिंग डिसीजंस, ना ही लोअर लेवल का कोई भी रोल रहेगा फॉर द टेकिंग डिसीजंस. डिसीजन लेने में किसी का भी कोई भी रोल नहीं रहेगा. केवल किसका रोल रहेगा? वो ओवरऑल रोल रहेगा टॉप लेवल मैनेजमेंट का. ठीक है, दे हैव टू जस्ट एग्जीक्यूट द डिसीजन टेकन एट द टॉप लेवल. वो केवल उन सारे डिसीजंस को एग्जीक्यूट करेंगे जो कि टॉप लेवल के थ्रू टेकन किए गए हैं. ठीक है, या ये कह सकते हैं उन सारे डिसीजंस को फॉलो करेंगे, उन सारे डिसीजंस को मानेंगे जो कि टॉप लेवल के थ्रू लिए गए हैं. ठीक है, तो कहने का मीन्स क्या है? अगर हम सेंट्रलाइजेशन की बात करें तो सेंट्रलाइजेशन मीन्स अथॉरिटीज एंड पावर इन हैंड ऑफ द few persons, या in hand of the few only top level, in hand of the only top level. कि जो भी अथॉरिटीज और पावर्स होंगी वो केवल टॉप लेवल के हैंड में होंगी और बाकी के जो मिडिल लेवल और लोअर लेवल है उसके अंडर जो वर्क करेंगे वो केवल उनको उसके डिसीजंस को एग्जीक्यूट कर रहे होंगे, उसके डिसीजंस को मान रहे होंगे, उसके डिसीजंस को फॉलो कर रहे होंगे. ठीक है,
तो ये तो बात हो गई हमारी सेंट्रलाइजेशन की। अब बात आती है हमारी डिसेंट्रलाइजेशन। इसमें कह रहा है डिसेंट्रलाइजेशन क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग वेयर द authority to decide is delegated or shared among all the level of management। कहने का मीन्स क्या है कि जब हम डिसेंट्रलाइजेशन में इन्वॉल्व होंगे या डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व होंगे, उस कंडीशन में क्या होगा, जो भी डिसीजन मेकिंग होगी वो डिसीजन मेकिंग और अथॉरिटीज को और डिसाइड करने की सारी चीजों को डेलीगेट कर दिया जाएगा या शेयर कर दिया जाएगा अमंग द ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अब यहां पर टॉप लेवल भी इंगेज होगा, ठीक है, टॉप लेवल भी इंगेज होगा, इसमें मिडिल लेवल भी इंगेज होगा और लोअर लेवल भी इंगेज होगा। कहने का मीन्स क्या है, तीनों लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट इंगेज होंगे। टॉप लेवल अपने लेवल से डिसीजंस लेगा, मिडिल लेवल अपने लेवल से डिसीजन लेगा अगर उसको सडनली रिक्वायर्ड हो रही है, और लोअर लेवल मैनेजमेंट अपने तरीके से डिसीजंस लेगा अगर उसको रिक्वायर्ड हो रही है फॉर द टेकिंग डिसीजंस। ठीक है, तो यहां पर कहने का मीन्स क्या है, आगे कह रहा है ऑल लेवल्स ऑफ द मैनेजमेंट द ऑर्गेनाइजेशन वेयर इवन द लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग इज कॉल्ड एज डिसेंट्रलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसको हम कॉल करेंगे डिसेंट्रलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, या डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है, कहने का मीन्स क्या है कि जहां पर मिडिल लेवल और लोअर लेवल भी डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व हो जाएगा तो उस कंडीशन में उसको हम डिसेंट्रलाइजेशन कॉल करेंगे। अब इसको हम दूसरे तरीके से समझ लेते हैं। जैसे हमारे इसमें गवर्नमेंट है, ठीक है, एक हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, एक हमारी स्टेट गवर्नमेंट होती है। ठीक है, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो ओवरऑल स्टेट्स को मैनेज करती है, जितने भी स्टेट्स हैं। ठीक है, बहुत सारे डिसीजंस हैं जो इन हैंड होते हैं, इन हैंड ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो बहुत सारे डिसीजंस किसके, सेंट्रल गवर्नमेंट के इन हैंड होते हैं। ठीक है, वो सारे डिसीजंस लेगी और उन सारे डिसीजंस को फॉलो अप करना होगा स्टेट्स को। ठीक है, या सिटीज के जो भी पर्सन्स हैं। ठीक है, जिसे हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और अगर हमारे इधर क्या नाम है, विधायक। ठीक है, हर शहर का अपना एक विधायक होता है, एक मेयर होता है। तो जो भी डिसीजंस लिए जाएंगे थ्रू द सेंट्रल मीन्स प्रधानमंत्री के थ्रू। ठीक है, प्रधानमंत्री के थ्रू जो भी डिसीजंस लिए गए उनको कौन फॉलो करेगा, मुख्यमंत्री फॉलो करेंगे। और उस मुख्यमंत्री के उसमें जितने भी सिटीज आ रही होंगी, एक मुख्यमंत्री जो भी जिस स्टेट का मुख्यमंत्री होगा उसके अंडर जितनी भी सिटीज आ रही होंगी, वो सिटीज के ओवरऑल जितने भी विधायक वगैरह होंगे वो उन सारी चीजों को फॉलो कर रहे होंगे, फॉलो अप कर रहे होंगे। ठीक है, ये तो हो गई बात हमारी किसकी, अबाउट द सेंट्रलाइजेशन। जो कि ओवरऑल डिसीजंस लिए गए थे किसके थ्रू, थ्रू द प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर के थ्रू ओवरऑल डिसीजंस को लिया गया था और उनको फॉलो अप कर रहे थे चीफ मिनिस्टर्स और विधायक। ठीक है, ये उनको फॉलो अप कर रहे थे। लेकिन इन डिसेंट्रलाइजेशन अब बात आ जाती है, अगर डिसेंट्रलाइजेशन में हम इन्वॉल्व हैं तो जो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट के थ्रू या प्राइम मिनिस्टर के थ्रू जो भी डिसीजंस लिए गए थे वो हमारे, अब क्या है उसमें कुछ अथॉरिटीज और रेस्पॉन्सिबिलिटीज और कुछ पावर्स किसको दे दी गई, मुख्यमंत्री को, जो हमारा चीफ मिनिस्टर है किसी भी स्टेट का। ठीक है, उसको कुछ पावर्स दे दी गई। वो पावर्स क्या कर रहा है, वो उन पावर्स के बेसिस पे वो क्विकली डिसीजंस ले सकता है अपने बिहाफ पर। उसमें उसको इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं, किसको, प्राइम मिनिस्टर को। उसमें प्राइम मिनिस्टर को इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसको, क्योंकि उसके पास में कुछ अथॉरिटीज और रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जिसके बेसिस पर वो अपने उसको इन्वॉल्व कर सकता है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा डिसेंट्रलाइजेशन लेवल। और डिसेंट्रलाइजेशन के बाद में अगर हम उसकी बात करें इसमें विधायक वगैरह, तो विधायक वगैरह को भी कुछ पावर्स होती है, वो अपने बेसिस पर कुछ डिसीजंस ले सकता है। तो ये हम इसको डिफाइन कर सकते हैं टू द सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अब बात करते हैं एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज सेंट्रलाइज्ड एज वेल एज डिसेंट्रलाइज्ड। कहने का मीनिंग क्या है, हर ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रलाइज भी रहती है और डिसेंट्रलाइज भी होती है। ठीक है, सो एन ऑर्गेनाइजेशन कैन नेवर बी कंप्लीटली सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज।
कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ना तो कंप्लीटली सेंट्रलाइज हो सकती है ना ही कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज हो सकती है। इन ऑर्डर टू इंक्रीज इफेक्टिवनेस and improve overall functioning, the organization must maintain a balance between centralization and decentralization। एक इफेक्टिवनेस लाने के लिए और ओवरऑल फंक्शनिंग के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन का बैलेंस बनाना, किसमें, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में बैलेंस बनाना जरूरी है। क्यों? क्योंकि उसके बेसिस पर ही वो अपने फंक्शंस को, अपने पार्ट्स को वर्क कर सकते हैं। जैसे कि कुछ अथॉरिटीज टॉप लेवल के पास में होनी चाहिए और कुछ अथॉरिटीज मिडिल और लोअर लेवल के पास में होनी चाहिए। सर्टेन जैसे ही रिक्वायरमेंट हो किसी भी चीज को डिसीजन लेने की, तो वो क्विकली डिसीजन ले सकें। अब यहाँ पर हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का महत्व क्या है इन एन ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसेंट्रलाइजेशन की क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, यहाँ पर बात आती है डेवलप इनिशिएटिव अमंग्स सबऑर्डिनेट्स। सबऑर्डिनेट्स के बीच में कहीं ना कहीं एक इनिशिएटिवनेस को डेवलप करना होता है। क्यों? जब हम उसको अथॉरिटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देंगे तो वो कहीं ना कहीं इस तरह से अपने आप में हो जाएगा कि वो क्विकली किसी भी चीज के डिसीजंस को ले सके या अपने बेसिस पर अपने डिसीजंस को ले सके। क्यों? उसकी अगर हम उसको अथॉरिटीज दे रहे हैं तो वो रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी लेगा और रेस्पॉन्सिबिलिटीज के बेसिस पर वो अकाउंटेबिलिटी भी उसमें इन्वॉल्व हो जाएगी। तो उसके बेसिस पर क्या है, जब उसके पास में कुछ राइट्स होंगे, कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटीज होंगी, तो उसके बेसिस पर वो क्विकली डिसीजंस ले लेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है डेवलप मैनेजरल टैलेंट फॉर फ्यूचर। कहीं ना कहीं जब हम अथॉरिटीज और रेस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर कर देते हैं, या कह सकते हैं हम उसको साथ में शेयर कर लेते हैं या डेलीगेट कर देते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो मैनेजर्स वो है, एम्प्लॉयज हैं, सबऑर्डिनेट्स हैं, वो अपने आप को इस तरह से तैयार करते हैं कि वो कहीं ना कहीं फ्यूचर में एक मैनेजर की तरह भी परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, क्विक डिसीजन मेकिंग। अब ऑन द बेसिस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, जब हम किसी भी चीज को डिसेंट्रलाइज कर देंगे, कुछ अथॉरिटीज और पावर्स किसके हाथ इन हैंड दे देंगे, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। तो जब अथॉरिटीज और पावर इन हैंड मिडिल लेवल और लोअर लेवल दे देंगे, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो मिडिल लेवल और लोअर लेवल के पर्सन्स हैं उनको टॉप लेवल से डिस्कस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो अपने बेसिस पर उन सारी चीजों का डिसीजन ले लेंगे, वो क्विकली डिसीजन ले लेंगे कहीं पर भी अगर जल्दी से रिक्वायर्ड है किसी भी चीज को डिसीजन लेने के लिए। ठीक है, रिलीव टू टॉप लेवल मैनेजमेंट, ये कहीं ना कहीं टॉप लेवल मैनेजमेंट के लिए भी रिलीव करता है, उनको मतलब एक फैसिलिटेट करता है कि वो आगे के बारे में सोच सकें, अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के और ग्रोथ के बारे में सोच सकें। तो वो क्योंकि जब अथॉरिटीज और रेस्पॉन्सिबिलिटीज अब वो शेयर कर लेंगे अपने अमंग द सबऑर्डिनेट्स, तो जब सबऑर्डिनेट्स के बीच में उनको अथॉरिटीज और रेस्पॉन्सिबिलिटीज को शेयर हो जाएंगी, तो वो कहीं ना कहीं वो फ्री हो जाएंगे उन सारी अथॉरिटीज और रेस्पॉन्सिबिलिटीज से जो कि वो खुद परफॉर्म कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है फैसिलिटेट ग्रोथ। ये कहीं ना कहीं दोनों की ग्रोथ के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है, किसके लिए, फॉर द एम्प्लॉयज एंड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। क्यों? क्योंकि जब अथॉरिटीज और रेस्पॉन्सिबिलिटीज इन हैंड होंगी किसके, सबऑर्डिनेट्स के, तो वो क्या करेंगे, वो अपने बेसिस पे सारे डिसीजंस ले रहे होंगे, तो वो अपने आप में कहीं ना कहीं उनके अंदर एक मैनेजर का टैलेंट जग रहा होगा। ठीक है, उस तो जिसके बेसिस पे उनकी खुद की ग्रोथ हो रही होगी। ठीक है, वो इन फ्यूचर एक मैनेजर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक मैनेजर की तरह वर्क कर सकते हैं, और उसके साथ साथ में कहीं वो ऑर्गेनाइजेशन को भी अच्छा रिजल्ट देंगे। क्यों? क्योंकि उनके माइंड में ये होगा कि हमारे जो सुपीरियर्स हैं वो हम पर बिलीव कर रहे हैं, हम पर फेथ कर रहे हैं, और फेथ के बेसिस पर हम पर ट्रस्ट कर रहे हैं, तो उसके बेसिस पर वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। ठीक है, बेटर कंट्रोल। अब बेटर कंट्रोल कैसे आ जाता है इसमें, बेटर कंट्रोल आता है कि जब सारी चीजें हमने शेयर कर ली, ठीक है, तो ये वो नहीं होगा, हमें पता है कि किसको क्या अथॉरिटीज दी गई है और किसकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। ठीक है, तो जो भी है वो अपनी एक्टिविटीज को, अपनी टास्क को उसी वे में परफॉर्म कर रहा होगा जैसा कि उसको दिया गया है। ठीक है, अब वो किसी और को ब्लेम नहीं कर सकता उन सारी चीजों के लिए जो ड्यूटीज और अथॉरिटीज उसको असाइन की गई हैं, जो उसको दी गई हैं, उन ड्यूटीज और अथॉरिटीज के लिए वो किसी और को ब्लेम नहीं कर सकता। वो किसके लिए, वो खुद के लिए
रेस्पॉन्सिबल होगा। अगर वो टास्क टाइमली कंप्लीट नहीं होगा है तो वो अकाउंटेबल होगा उन सारी चीजों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा इंप्रूव टीम वर्क। जब हम इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, किसमें, इन द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं तो कहीं ना कहीं ये एक टीम वर्क को इंप्रूव करता है। जैसे मैंने बताया था टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। अब जो टॉप लेवल है, टॉप लेवल ये सारा चीज किसकी तरह से वो आता है, हेरिची सिस्टम्स के बेसिस पर, सीक्वेंस में या सीरियल से चलता है। ये सारी चीजें टॉप लेवल से मिडिल लेवल, मिडिल लेवल से लोअर लेवल, ये सारी चीजें इस तरह से आई। तो जब ये तीनों ही लेवल एक दूसरे के साथ में इंगेज्ड हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये कहीं ना कहीं एक टीम को इंप्रूव कर रहे होंगे, एक टीम वर्क को इंप्रूव कर रहे होंगे। तो इसमें क्या है, एक जितने भी लोग हैं सारे मिलकर के एक टीम की तरह काम कर रहे होंगे, तो जिससे जो भी टास्क दिया गया है वो इजीली और इफेक्टिवली और एफिशिएंटली परफॉर्म होगा। ठीक है, पॉइंट है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। थैंक यू, बाय।